हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जीएस में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी की। जैसा आप लोग जानते ही होंगे, 2018 में यूपी पीसीएस का सिलेबस काफ़ी हद तक चेंज हुआ है और अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आया है। और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी वो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो यूपीएससी का सिलेबस है। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेंस की परीक्षा में और क्या क्या चेंजेस हुए हैं बाकी चीज़ों में प्रारंभिक परीक्षा में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूपी पीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, और उन लोगों के लिए है जो सोच चुके हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो स्पेशली इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं या अभी वर्तमान समय में इसकी तैयारी में वो लगे हुए हैं या कर रहे हैं। तो सभी के लिए उपयोगी वीडियो है। आप लोगों को जिन जानकारियों का अभाव होता है वो सारी जानकारियाँ इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, पहली तो आयु सीमा क्या होती है, फिर दूसरा शैक्षिक योग्यता क्या होती है, कुछ पद होते हैं खास जिनके लिए एक खास योग्यता चाहिए, तो कौन से पद के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है और कितने पेपर होते हैं, कैसे कितने घंटे के होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा है मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे और सभी प्रश्न पत्रों का सिलेबस क्या होगा। मतलब हम लोग टॉपिक वाइज भी इसमें डिस्कस करेंगे कि मुख्य परीक्षा के कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। और लास्ट में हम कुछ सेलेक्टेड वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसा पहले होता था 2 सब्जेक्ट तो वैकल्पिक होते थे, लेकिन इस बार से एक ही सब्जेक्ट आपका वैकल्पिक होगा या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक ही लेना है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं सिलेबस आपको बताऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सोशल वर्क, सोशलॉजी। तो इतने सब्जेक्ट जो भी आपके मेन होते हैं, लगभग बहुत सारे लोग इन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, इस वजह से मैंने भी इन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है और इसी का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात आती है आयु सीमा की। तो आयु सीमा में ये नोटिफिकेशन मैंने 2018 का ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि अभी से ये चेंजेस हुए हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं ध्यान रखना है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो आपकी आयु होनी चाहिए वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन अब इसमें दिव्यांगजनों हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 55 वर्ष रखी गई है। और इसके अलावा प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका हेतु पद हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी करनी है और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तो अगर आप प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, हाई स्कूल या इंटर तक करीब करीब 3 साल पढ़ाने का। तो इस वजह से इसमें एज भी आपकी कम से कम 30 साल तब तक हो ही जाती है। अब कुछ लोगों के लिए छूट होती है इसमें, जैसे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट होती है। ठीक है, तो इन सबको 5 साल की और छूट मिल जाती है। या छूट केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी, अर्थात उनका जन्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2018 का आपका नोटिफिकेशन है। तो ये हर साल जैसे ही नोटिफिकेशन और बढ़ेंगे उस हिसाब से इसकी डेट चेंज होती जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, 15 वर्ष का है इन लोगों का छूट। फिर तीसरी कंडीशन है उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए
जिन्होंने सेना में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। समूह खा के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, परंतु समूह खा के पदों हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। समूह गा के पदों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा। तो ये थी आयु सीमा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मेंस का सिलेबस और ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस। आपको कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इस वीडियो को पूरी तरीके से कंप्लीटली देखिए बस। फिर इसके बाद हम आते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा था शैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक अर्हता का क्या होना चाहिए। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, सामान्य चयन, दिव्यांगजन, बैकलॉग, विशेष चयन, परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु वैसे नॉर्मली आपका स्नातक डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, लेकिन कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएं भी होनी चाहिए जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो कौन से वो पद हैं जिनके लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए। पहला तो है उपनिबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी। इसके लिए आपका विधि स्नातक होना जरूरी है। विधि स्नातक का मतलब LLB। जिला बेसिक और भी हो सकता है, इसके समकक्ष कुछ होता हो, तो ये विधि स्नातक आपका होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी। तो इन सब के लिए आपको केवल स्नातकोत्तर की उपाधि ही धारित करनी होगी या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। बाकी BEd MAd ये सब ज़रूरी नहीं है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है केवल आपका क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्पेशली, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा, इसके लिए कृषि स्नातक होना चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग, इसके लिए वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। जो आपका ग्रेजुएशन है वो वाणिज्य में होना चाहिए। BCom हो गया, जैसे इस तरह के कोर्सेज जो उसके भी समकक्ष हों। अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम एक अर्हता जो निम्नवत है। मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। परंतु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इनमें से आप देख सकते हैं जितनी योग्यताएं दी गई हैं, इनमें से एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए जो इसमें दी गई हैं। इनमें से बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं इस पद के लिए, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि इस पद के लिए एलिजिबल हैं आप कि नहीं हैं। इसके बाद सांख्यिकी अधिकारी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो इसमें आप देख सकते हैं सांख्यिकी अधिकारी के लिए इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अगला है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक की उपाधि। तो इनमें से आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले पदों पे।
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी फर्स्ट, सहायक नियंत्रण विधिक माप विज्ञान श्रेणी 2। तो इसमें श्रेणी 1 के लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी, और दूसरा है अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि। ठीक है। सहायक निदेशक उद्योग विपणन, सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा, कला विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, या वस्त्र उद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि, या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि। फिर सहायक श्रमायुक्त है, वाणिज्य या विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक, इस पद के लिए। ठीक है। फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी है, समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक की उपाधि चाहिए। फिर आ जाता है एजुकेशनल डिपार्टमेंट में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसके लिए आपका होना चाहिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, यानी बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप डाइट में प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा सहायक श्रमायुक्त, वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र, ये तो हो गया है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी बचा है। मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता, या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो इनमें से कोई अगर आपके पास है तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। कुछ और पद हैं, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, पटकथा लेखक, फीचर लेखक, प्रभारी अंग्रेजी। तो इसके लिए अनिवार्य अर्हता है किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। दूसरा है पत्रकारिता में डिप्लोमा या 5 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव। फिर अधिमानी अर्हता, यानी जिनको थोड़ा सा कह सकते हैं अधिमान दिया जाएगा। पहला है समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का अनुभव। दूसरा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि। तीसरा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा। तो इन लोगों को अधिमान दिया जाएगा। अगर इन्होंने ये कोर्स किसी ने कर रखा है तो उसको कह सकते हैं पहले प्रेफरेंस कह सकते हैं। अधिमान का मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी उसको। फिर लास्ट में आता है प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालक या बालिका हेतु। एक तो इसके लिए चाहिए स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि। फिर दूसरा है शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का एलटी डिप्लोमा या बीटी या बीएड या किसी विश्वविद्यालय में की कोई समकक्ष उपाधि। ठीक है। इसके अलावा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतम कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था से कम 3 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो इतनी योग्यताएं आपकी हो जाएंगी इसके लिए। फिर इसके बाद कुछ जो पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु होते हैं पद, उनमें कुछ नाप जोख और ये सब चाहिए। ऊंचाई 1.65, सीना बिना फुलाए 84 और फुलाने पर 89। अनुसूचित जनजातियां के लिए लंबाई ऊंचाई है 1.60, फिर 79 बिना फुलाए 84, फुलाने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए, अनारक्षित नागरिकों के, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 1.52 और सीना लागू नहीं है। 4 अनुसूचित जनजातियों के लिए लंबाई 1.47 और ये लागू नहीं होता। सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए और ये लागू नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ पद और हैं जिनके लिए कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु। तो इसमें भी आप लंबाई देख सकते हैं, सीना बिना फुलाए फुलाने पर लगभग उतना ही है, बहुत कम अंतर है। फिर अधीक्षक कारागार पद हेतु ऊंचाई 1.68 सेंटीमीटर और कुमाऊं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 1.63 सेंटीमीटर से कम नहीं।
सीने का घेरा 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.3 सेंटीमीटर। दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। आबकारी निरीक्षक पद हेतु ये हैं, इनकी लंबाई आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परीक्षा की योजना। तो ये जैसा मैं बता रहा हूँ कि 2018 से सिलेबस चेंज हुआ है और ये नोटिफिकेशन 2018 का ही है जहाँ से आपका ये चेंज हुआ है। तो ये जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश पीसीएस की, ये क्रमवार 3 स्तर इसमें सम्मिलित हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार की होगी। फिर उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा। और तीसरा पॉइंट है मौखिक परीक्षा यानी व्यक्तिगत परीक्षा अर्थात इंटरव्यू। तो अब हम इन 3 स्तरों में बात करते हैं पहले स्तर की, जो है प्रारंभिक परीक्षा। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में पूरा इसमें टाइम वगैरह सब दिया गया है और इसमें अंकों का भी विभाजन आपको बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों के तथा 2-2 घंटे की अवधि के होंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 200 अंकों के होंगे दोनों प्रश्न पत्र और 2-2 घंटे के होंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। जो प्री का पेपर आपका होगा वो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार का होगा, जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे। यानी जो आपका फर्स्ट पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, उसमें 150 प्रश्न होंगे। जो टोटल मार्क्स होंगे उसके 200, लेकिन जो सीसैट का आपका पेपर है उसमें प्रश्नों की संख्या केवल 100 होगी और वो पेपर भी आपका 200 अंक का होगा। यानी जो सामान्य अध्ययन के पेपर का एक प्रश्न है वो एक प्रश्न 1.33 अंकों का लगभग होगा और जो सीसैट के प्रश्नों के अंक होंगे वो लगभग कह सकते हैं 2 अंक, लगभग नहीं एग्जैक्ट 2 नंबर का होगा, तभी 100 प्रश्न 200 नंबर के होंगे। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है यानी सीसैट वाला, उसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य ही होगा। अगर आप 33% अंक नहीं लाएंगे तो आपकी सामान्य अध्ययन की जो कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपको सीसैट का पेपर क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि सबसे पहले कॉपियाँ चेक होती हैं सीसैट की, उसमें जिसका क्वालिफाई होता है यानी 33% अंक जिनके जिनके होते हैं उन्हीं की सामान्य अध्ययन की कॉपियाँ चेक होती हैं, बाकी कॉपियाँ नहीं चेक होती हैं। फिर दूसरे पॉइंट की बात करें, मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थियों के योग्यता क्रम का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अर्थात ये इसका तात्पर्य है कि आपके जो सीसैट के अंक होंगे वो केवल आपके एक तरीके से क्वालिफाइंग ही कह सकते हैं आप कि वो आपके पास होने के लिए है, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो सामान्य अध्ययन के पेपर वाली से ही बनेगी। जो सभी छात्रों की मेरिट बनेगी वो पेपर फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन के पेपर से बनेगी। दूसरा, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य या लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित विषय मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में उल्लिखित है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय चुनना होगा जिसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। इनमें ये बताया जा रहा है कि ये अभी आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा 150 अंकों का, फिर होगा निबंध का 150 अंकों का, फिर होगा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये सारे 2-2 नंबर के होंगे। तो 4 पेपर होंगे आपके सामान्य अध्ययन के और 2 पेपर होंगे आपके अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य हिंदी और निबंध। सामान्य हिंदी 150 का होगा, निबंध 150 का होगा। फिर जो जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हैं वो 200 200 200 200 के होंगे, ठीक है।
अनिवार्य विषयों यथा सामान्य हिंदी, निबंध तथा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे, यानी लिखित रूप में होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि 3 घंटे की होगी। तो ये हर पेपर आपका 3 घंटे का होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित है। जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे एक, उसके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित है। वैकल्पिक विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का होगा। तो ये जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं। इनके अलावा आपको एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था आप वही ले सकते हैं, बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब है जिसमें आपकी रुचि हो, आपको जो पढ़ने में अच्छा लगता हो, या जिसमें आपको लगता हो कि अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे, तो आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका आपके एकेडमिक्स कैरियर से कोई मतलब नहीं होता। इंटर में था कि नहीं था, ग्रेजुएशन में था कि नहीं था, इन सब से कोई मतलब नहीं। आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में हैं। उन्हीं में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नोट: 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का परीक्षा समय से हमें कोई मतलब नहीं है। और अभ्यर्थी से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक खंड में से कम 2-2 प्रश्न हल करना होगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कि वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे, यानी का और खा। प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। जैसे प्रथम मान लीजिए आपने इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में रखा, तो प्रथम पेपर जो होगा, पहला पेपर प्रथम प्रश्न पत्र, वो 2 खंडों में विभाजित होगा, का खंड और खा खंड। वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के। इनमें प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न। तो हर खंड में जैसे 2 पेपर आपके हैं, एक में का खंड खा खंड, तो इनमें 4-4 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न हर खंड से अनिवार्य हैं और आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अर्थात का खंड से आप 2 कर सकते हैं, खा खंड से आप 2 कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर एक प्रश्न बाकी बचे 4 प्रश्नों में से ही चुनना पड़ेगा, वो चाहे का खंड में हो चाहे खा खंड में हो। अब वैकल्पिक विषयों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट दी गई है। कौन कौन से वैकल्पिक विषय हैं: कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भू विज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, रक्षा अध्ययन, प्रबंध, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, समाजकार, नृविज्ञान, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, अरबी साहित्य, हिंदी साहित्य, फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन, कृषि अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा विज्ञान। तो इतने सब्जेक्ट आपके मुख्य परीक्षा में आपको दिए गए हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 100 अंकों का। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके प्रीलिम्स के सिलेबस की, कि आखिर सामान्य अध्ययन प्रथम ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। अवधि 2 घंटे की होगी और अंक भी इसके लिए 200 निर्धारित हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति की व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे,
राइट्स इश्यूज आदि। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। और सामान्य विज्ञान। तो इतने सब्जेक्ट आपके सामान्य अध्ययन के प्रथम पेपर में दिए गए हैं और साफ साफ लिखा गया है कि आपको विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, यानी इन सब्जेक्ट्स में आप सामान्य जानकारी रखते हो ऐसा केवल कहा गया है, आपसे पीएचडी नहीं करने को कहा गया है इन सब्जेक्ट्स में। तो कौन सा सब्जेक्ट था? पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। और इस विषय में आप विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, ये हो चुका था। इसके बाद अब और डिटेल में इन जो टॉपिक्स हमने बताए हैं इनमें और डिटेल में आपको बताया गया है कि किस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। भारत एवं विश्व का भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पॉज करके डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किस किस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, यानी जो सीसैट का पेपर है। अवधि 2 घंटे की होती है और अंक 200 निर्धारित हैं। ये आपका कंप्रेहेंशन, विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णयन क्षमता, सामान्य बौद्धिक योग्यता। तो इसके अलावा प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक की, जिसमें अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित व सांख्यिकी। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय। इतने आपको सीसैट के लिए तैयार करना है चीज़ें। जो सीसैट का पेपर होगा इतनी चीज़ों से होता है। अब अंक गणित में कौन कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, काम, समय, चाल, समय, दूरी, ये सारे चीज़ें सीसैट में हैं। फिर आप बीजगणित के चैप्टर्स के बारे में देख सकते हैं। बीजगणित में क्या चाहिए, रेखा गणित में क्या चाहिए, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं या देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा के सिलेबस की, कि आपको मुख्य परीक्षा में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, प्रवेश पत्र के बिना, तो ये तो नॉर्मल आपके निर्देश हैं। और इसके बाद पहला जो आपका पेपर होगा अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी। इसमें दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर होंगे, संक्षेपण होगा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन होगा, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग। इसके बाद विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो ये सामान्य हिंदी का आपका सिलेबस है। इसके बाद हम लोग निबंध पे बढ़ते हैं। तो निबंध का जो पेपर है वो 3 खंड उसमें होंगे 3 खंड। ठीक है, निबंध के पेपर में होंगे 3 खंड। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। अब इसमें करना क्या है, प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा और इनमें से आपके 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। जैसे ये पहला खंड है तो इन 3 में से किसी एक को आपको चुनना है, इन 3 में से किसी एक निबंध को चुनना है और इन 3 में से भी किसी एक निबंध को आपको चुनना है। ठीक है, प्रत्येक खंड
50-50 अंकों का होगा और 700 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे आप पहला मान लीजिए पहले के बारे में निबंध लिख रहे हैं, तो आप सामाजिक क्षेत्र का कोई टॉपिक आपको दिया गया है, ये क्षेत्र दिए गए हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में से आपको टॉपिक दिया जाएगा। तो मान लीजिए पहले में आपने सामाजिक क्षेत्र सरल लगता है तो इसके बारे में लिख दिया। दूसरे में कृषि उद्योग एवं व्यापार आसान लगा तो इसको लिख दिया, या विज्ञान प्रौद्योगिकी लिख दिया, है ना। और इसमें हो सकता है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, इसके बारे में, या राष्ट्रीय विकास योजनाएं, कोई आपको टॉपिक आसान लगा तो उसके बारे में आपने लिख दिया। तो यहाँ से आपको ये करना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन के सिलेबस की तरफ, जो जीएस पेपर 1 है आपका। इसमें आपको भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। तो इसमें प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला यानी कला और संस्कृति इसमें पहला होगा। दूसरा, आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि होंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान। चौथा है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक। तो ये देख सकते हैं अभी तक आपका हिस्ट्री ही चल रहा है, और हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है पेपर 1 के लिए। इसी वजह से मैंने सबसे पहले हिस्ट्री ही शुरुआत की है। आप देख भी सकते हैं अभी हिस्ट्री चल रहा है, और मैं इसी को बेस मान कर ही हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आगे भी, कि आपका मेंस भी कवर हो और प्रीलिम्स के भी कुछ पोर्शन जो भी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एक साथ कंप्लीट होते जाएं। चौथा हो चुका है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पांचवा है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप में, और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। छठवां है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें सातवां है महिलाओं की समाज और महिला संगठनों की भूमिका, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। इसके बाद 8वां टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। तो आप पॉज करके इसको भी देख सकते हैं। 9वां पॉइंट है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। 10वां है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियों एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में। भारत के विशेष संदर्भ में ये पूछा गया है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। 11वां है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं। 12वां है भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। 13वां है मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम। 16वां है उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए, ये भी फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा। 17वां पॉइंट है उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियों, वन्य जीव, खदान और खनिज सिंचाई के स्रोत इत्यादि चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये था, अर्थात अगर फर्स्ट पेपर को गौर से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले तो आपका भारतीय इतिहास आ जाएगा और विश्व का इतिहास आ जाएगा। उसके अलावा भूगोल है और भारतीय समाज और संस्कृति है, और महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें जो कि भारतीय समाज के अंतर्गत ही आ जाएंगी।
उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जनसंख्या और नगरीकरण भी है और उत्तर प्रदेश विशेष है। यानी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर हम लोग बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मेनली आपका कह सकते हैं भारतीय संविधान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो भारतीय संविधान में ही आएंगी। और पंचायती राज जो कि आप लोगों ने देखा ही था, तो इसको आप पॉज करके या फिर इसको देख सकते हैं। इसका पूरा सिलेबस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर डिटेल में आपको जानना है तो, वरना हम लोग जब पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज इसी के हिसाब से। और इसमें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित चीज़ें हैं, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका निहितार्थ। तो ये सारी चीज़ें हैं भारत और अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस कह सकते हैं। तो आईआर भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम लोग बात करें पेपर थर्ड की, तो पेपर थर्ड में इकोनॉमी, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति, NITI, नीति आयोग की भूमिका, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी तथा सामाजिक न्याय एवं समावेशी समृद्धि। तो ये सारा इकोनॉमी का पोर्शन है मैक्सिमम। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। और साइंस टेक भी इसी में शामिल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विकास एवं अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए, बाकी आप पॉज करके अगर लिखना चाहें तो पूरा सिलेबस कहीं लिख सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। और इसके अलावा इन्वायरमेंट, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन। तो ये सारा इन्वायरमेंटल पोर्शन है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक तंत्रीयता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। और इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, ये सारी इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। फिर उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, है ना। फिर इसमें एग्रीकल्चर भी है, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे। फिर उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। तो ये इस बार फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, तो देखना ये होगा कि किस तरीके का क्या पेपर होता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चौथा जो है जनरल स्टडीज़ का पेपर, ये टोटल है एथिक्स का पेपर, नीति शास्त्र। तो ये है इसका पूरा सिलेबस, इसको आप देख सकते हैं पॉज करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं डिटेल में चौथे पेपर का सिलेबस। अब हम कुछ वैकल्पिक विषयों की बात कर लेते हैं। प्रमुख वैकल्पिक विषय जैसे इतिहास हो गया। इतिहास में जैसे प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम, तो इसमें हमने बताया था दो दो खंडों में विभाजित होगा। जैसे ये का खंड है, का खंड के अंतर्गत अभी हम लोग जैसे भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है और कोशिश करेंगे इसमें के जितने भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर जो ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, फिर ऑप्शनल में स्टार्ट करूंगा तो उसमें इसके क्वेश्चंस भी करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके बाद आरंभिक पशुचारण एवं कृषि, तो ये खैर मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके
जिनको लेना है वही लोग इसको पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है और मेरा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ये खंड खा है, तो आप लोग देख सकते हैं खंड का और खा, इन दोनों से 4-4 प्रश्न आएंगे दोनों खंडों में से, जिनमें से आपको हर खंड से न्यूनतम 2 प्रश्न करने हैं, यानी दोनों खंडों से 2 और 2 प्रश्न तो करने ही हैं। इनके अलावा 4-4 प्रश्न आएंगे। इनके अलावा इन्हीं में से दोनों में से किसी एक प्रश्न को और चुनना पड़ेगा, ठीक है। यानी टोटल आपको 5 प्रश्न करने पड़ेंगे 8 में से। तो अभी वो स्पष्ट नहीं है, और बाकी सिलेबस आप इसको देख लीजिए ऑप्शनल का, और पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद हम लोग इतिहास के पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री है, जबकि सेकंड पेपर में अगर बात की जाए तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, और इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी इसी सेकंड पेपर में आती है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे ऑप्शनल पेपर की। दूसरा ऑप्शनल पेपर जैसे समाज कार्य है, ये मैं ऐसे ही ऑप्शनल पेपर बता रहा हूँ जिनमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और मैक्सिमम लोग यही लेते हैं। तो समाज कार्य है, छोटा सब्जेक्ट है और बस अपने इंटरेस्ट की बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप यही लीजिए, लेकिन अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हैं। और इसका सिलेबस आप देख लीजिए, थोड़ा छोटा है इसका सिलेबस, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद अगला है समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र, उसका सिलेबस ये है आपके सामने, है ना। तो इसको भी आप पॉज करके देख लीजिएगा। फिर इसी में यहाँ पे देखिए ये पूरा भाग सेकंड है इसी का, समाज कार्य, हस्तक्षेप के क्षेत्र, अवधारणा, संवैधानिक एवं विधायी प्रत्युत्तर, नीतियाँ एवं कार्यक्रम, बाल विकास, युवा विकास, महिला सशक्तिकरण। तो ये सामाजिक मुद्दे हैं सारे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। समाजशास्त्र अगला विषय है, तो इसमें भी खंड आ और खंड बा हैं, 2 खंड, और ये भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी वैसे ही टॉपिक होते हैं जैसे सेकंड पेपर देखें तो विवाह, परिवार तथा नातेदारी, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था, धर्म, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या एवं समाज, है ना। तो जैसे सोशल वर्क है, समाज कार्य है, फर्स्ट पेपर केवल थोड़ा सा सैद्धांतिक और टफ है, और उसी तरीके से समाजशास्त्र में भी फर्स्ट पेपर थोड़ा सा है टफ, लेकिन सेकंड पेपर समाजशास्त्र और समाज कार्य इन दोनों में थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो ये है इसके सेकंड पेपर का, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में। इसको आप टॉपिक को डिटेल में देख लीजिएगा जो भी टॉपिक हैं, और आप अगर इसका डिसाइड करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भूगोल का सिलेबस, तो ये है खंड आ, भौतिक भूगोल। इसमें भू आकारिकी, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मिट्टी एवं वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, ये सब आता है। फिर खंड बा के अंतर्गत मानव भूगोल आता है, जिसमें भौगोलिक चिंतन का क्रम, मानव भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो इसमें भारत का भूगोल, भौतिक एवं मानव भूगोल ये दोनों हैं, और खंड बा में आर्थिक एवं प्रादेशिक भूगोल, ये दूसरा पेपर है। इसके बाद इसको आप पर्यावरण विज्ञान को अगर देखें तो पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत आप इसका भी सिलेबस देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा छोटा है। खंड आ के अंतर्गत इतना है और खंड बा के अंतर्गत इतना है, और ये द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस है आपके सामने पर्यावरण का, तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। खंड बा फिर द्वितीय प्रश्न पत्र का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इसका सिलेबस है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। और कुछ लोग प्रशासन भी पहले लेते थे, लेकिन अब उसकी थोड़ा सा कह सकते हैं कम हो गई है वैल्यू, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जगह सारे सब्जेक्ट अच्छे ही हैं। आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें इसका सिलेबस देख के डिसाइड कर सकते हैं कैसा है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप कैसा कर सकते हैं, किस पेपर में कैसे पढ़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं।
तो ये था पूरा डिटेल आपका यूपी पीसीएस का कि कैसे क्या करना है और क्या क्या सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का और वैकल्पिक विषयों का। अब आपके लिए आसानी होगी और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे होंगे उन सब के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो इसके अलावा भी अगर कुछ बचता है आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। तो ये था आज का पूरा डिटेल। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।